आज हम यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग निकट की बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। इसमें जो है दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस कम फोकस दूरी का और दूसरा उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का होता है। इसमें कम फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है उसका द्वारक छोटा होता है और यह लेंस वस्तु की ओर होता है। तो यानी इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो दो उत्तल लेंस होते हैं उनमें से कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का जो लेंस होगा उसको वस्तु की ओर रखा जाता है और इस लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा जो लेंस होता है इसमें वो बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का होता है और इस लेंस को नेत्र की ओर यानी आँख की ओर रखते हैं, प्रेक्षक के आँख की ओर रखते हैं। तो क्योंकि ये बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला लेंस नेत्र की ओर होता है इसलिए इसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं और जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो वस्तु की ओर होता है, अभिनेत्र लेंस मतलब आई लेंस जो कि प्रेक्षक के नेत्र की ओर होता है। चित्र में दिख भी रहा है, यहाँ पर एक अभिदर्शक लेंस लिया है और एक अभिनेत्र लेंस लिया है। ये यहाँ पर किरण आरेख है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। यहाँ पर जो है इसके ये जो दोनों लेंस होते हैं ये दोनों लेंस एक समाक्ष रूप से एक नली के रूप में दो सिरों पर लगे होते हैं। यानी ये जो दो लेंस होंगे ये एक ही नली में समाक्ष नली में लगे होंगे और नली के दो सिरों पर लगे होंगे और ये इन दोनों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो दो लेंसों के से बना हुआ जो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पर हमने इसका किरण आरेख दिखाया है। यहाँ पर भौतिकी में इसके किरण आरेख की ही जरूरत है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो वास्तविक चित्र है वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ किरण आरेख की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर समायोजन कैसे किया जाता है, जैसे अभिनेत्र लेंस है, ये अभिदर्शक लेंस है, ये एक ही समाक्ष नली में फिट रहते हैं दो सिरों पर। इनके बीच की दूरी को दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा या दंड चक्री क्रम के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। इनको एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे से दूर किया जा सकता है। और अब यहाँ पर इनका समायोजन एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए जो ये नेत्रिका है यानी ये नली, ये जो अभिनेत्र लेंस है, इस अभिनेत्र लेंस को इतना आगे या पीछे खिसकाते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में एक क्रॉस तार होता है। एक तार होगा वो बिल्कुल क्रॉस के रूप में, वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रेक्षक देख रहा होगा तो प्रेक्षक जो है इस अभिनेत्र लेंस को इतना दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा इतना आगे पीछे खिसकाएगा कि यहाँ पर इन दोनों लेंसों के बीच में जो क्रॉस तार होगा वो क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे और तब उस जो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो क्रॉस तार पर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो क्रॉस तार दिखेगा उसी क्रॉस तार पर जैसे ही क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगेगा तो तब जो है जो ये अभिदर्शक लेंस होगा, इस अभिदर्शक लेंस के सामने हम क्या रख देंगे, जैसे यहाँ पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देगा तब अभिदर्शक के सामने वस्तु रखनी है और यहाँ पर इन दोनों के बीच इस प्रकार से इनका एडजस्टमेंट करना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर स्पष्ट रूप से बने। वो जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का वो उल्टा वस्तु की तुलना में उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु की तुलना में काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा क्रॉस तार पे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो किरण आरेख है उसको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो अभिदर्शक लेंस है यानी जो वस्तु की ओर होता है, इस लेंस के सामने वस्तु रखी जाएगी। ये वस्तु इस अभिदर्शक के प्रथम फोकस से थोड़ा बाहर रखी जाएगी और इस वस्तु का इस अभिदर्शक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर इस वस्तु AB का अभिदर्शक LO के द्वारा, LO है अभिदर्शक लेंस का नाम, LE है ये नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस का नाम। यहाँ पर AB वस्तु है, ये AB वस्तु अभिदर्शक लेंस से के प्रथम फोकस से थोड़ा बाहर रखी है।
तो ये अपदृश्यक लेंस LO इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश इस तरह बनाता है। ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है ये इस प्रकार से बनना चाहिए कि ये इस अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस और अभिनेत्र लेंस के बीच आ जाए, यानी ये प्रतिबिंब A डैश B डैश इस अभिनेत्र लेंस के आई लेंस के प्रथम फोकस FE डैश और इस अभिनेत्र लेंस के बीच आ जाए, इनके बीच। ऐसा होने पे क्या होगा कि ये जो A डैश B डैश है इस AB का प्रतिबिंब वो जो है इस अभिनेत्र लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा, और तब ये वस्तु हम ये मान सकते हैं कि ये वस्तु A डैश B डैश कहाँ है, ये अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस और अभिनेत्र लेंस के बीच में है। तभी अभिनेत्र लेंस ऐसी स्थिति में इस A डैश B डैश का वस्तु की तुलना में सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाएगा। तो ये क्योंकि A डैश B डैश इस अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस और इस लेंस के बीच आ चुका है, तो यहाँ पर इसका अभिनेत्र लेंस के द्वारा इस A डैश B डैश का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर ये अभिदृश्यक लेंस है जो इसके सामने वस्तु AB इसके प्रथम फोकस FO डैश से थोड़ा बाहर रखी है, तो B से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये गई और ये अपवर्तन के पश्चात इस अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस FO से होती भी आगे बढ़ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये गई, यहाँ से ये नीचे की ओर आ गई। ऐसे ही एक B से ही एक प्रकाश किरण इस अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र की सीध में गई और बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई है। ठीक है, तो ये दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं ये B से निकली हुई ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात B डैश में मिलती हैं, तो B डैश पर इस वस्तु AB के शीर्ष B का प्रतिबिंब बन जाता है। पूरी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, वो A डैश पे कटा, तो A डैश B डैश इस वस्तु AB का उल्टा प्रतिबिंब है, वस्तु की तुलना में थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब है। और ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश बना इस अभिदृश्यक के द्वारा, ये प्रतिबिंब इस अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस और अभिनेत्र लेंस के बीच आना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये अभिनेत्र लेंस इस A डैश B डैश जो यहाँ पर ये बना, ये इसको वस्तु के रूप में लेता है और तब A डैश B डैश इसका अभिनेत्र लेंस के द्वारा बना हुआ आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ A डबल डैश B डबल डैश के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कैसे कि जैसे ये यहाँ से अपवर्तित किरणें आगे आई, ये अपवर्तित किरणें यहाँ से इस अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रेक्षक के नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो प्रेक्षक को ये लगता है कि ये किरणें यहाँ से नहीं आती, इसको ये लगता है कि ये किरणें आभासी रूप में इस बिंदु से आ रही है। तो इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, जो किरणें प्रेक्षक के नेत्र में गई वो B डबल डैश में मिल रही हैं, तो B डबल डैश क्या होगा, वो B डैश का प्रतिबिंब होगा। अब B डबल डैश से आभासी रूप में मिल रही है, तो B डबल डैश B डैश का आभासी प्रतिबिंब है। B डबल डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, वो A डबल डैश पे कटा, तो A डबल डैश B डबल डैश इस वस्तु A डैश B डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब है। इसी को हम ये भी समझा सकते हैं यहाँ पे कि जैसे B डैश से एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की सीध में गई, ये आगे बढ़ी, और एक प्रकाशिक किरण ये यहाँ से प्रेक्षक के नेत्र की ओर गई। अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरण आगे कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए इनको आभासी रूप में पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये B डबल डैश में मिली, और तब यहाँ से लंब डाला तो A डबल डैश पर पड़ा है मुख्य अक्ष पे, तो A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश का सीधा प्रतिबिंब है, A डैश B डैश की तुलना में सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये माना है कि वस्तु AB की अभिदृश्यक से दूरी यहाँ पर -UO ली गई है, माइनस इसलिए क्योंकि ये अभिदृश्यक के बाईं तरफ है। फिर ये AB का प्रतिबिंब बना A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब है, तो A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब की अभिदृश्यक से दूरी, ठीक है, इसकी इस अभिदृश्यक से दूरी, ये दूरी है VO, ये दाईं ओर है ये प्रतिबिंब अभिदृश्यक के, इसलिए दूरी VO पॉजिटिव ली गई है। ठीक है, अर्थात OA डैश कहीं पे आएगा तो OA डैश की वैल्यू लिखेंगे हम VO, और OA आएगा तो OA की वैल्यू -UO। फिर यहाँ पर FO डैश क्या है, ये अभिदृश्यक का फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस बिंदु, तो O से FO डैश के बीच की दूरी ये मानी जाएगी इसकी प्रथम फोकस दूरी, उसको हम मान रहे हैं FO। FO क्या है, O FO डैश के बीच की
दूरी, यानी इस अभिदर्शक की फोकस दूरी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये ए डैश बी डैश है, ये इस अभिनेत्र के लिए क्या है, वस्तु है। ए डैश बी डैश का जो ए डैश बी डैश है, इसका जो है इस अभिनेत्र से दूरी ये हो जाएगी माइनस यू ई। ये जो ए डैश बी डैश है, ये इसके लिए वस्तु है, तो इसकी इस अभिनेत्र से दूरी ये आ गई माइनस यू ई। माइनस इसलिए क्योंकि ये ए डैश बी डैश ये जो है इस अभिनेत्र से बाईं तरफ है, इसलिए माइनस लिया गया है। और इसका जो प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो है अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के अभिनेत्र लेंस से दूरी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी हमने ले रखी है यहाँ पे माइनस वी ई। ठीक है, तो ई से ए डबल डैश की दूरी माइनस वी ई, ई से ए डैश की दूरी माइनस यू ई। अब जो है इस अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ये एफ ई डैश, ये अभिनेत्र लेंस का प्रथम फोकस है। तो ई से एफ ई डैश की बीच की दूरी ये मानी जाएगी अभिनेत्र लेंस की प्रथम फोकस दूरी, और ये मानी हमने एफ ई। एक दूसरे चित्र में, यहाँ पर एक दूसरे चित्र में हमने इस वस्तु ए बी को इस अभिनेत्र लेंस या प्रेक्षक के नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे माना यहाँ पे कि ये वस्तु ए बी है, और ये यहाँ पर प्रेक्षक का नेत्र या अभिनेत्र लेंस मान सकते हैं। यहाँ पे ये आई लेंस है यहाँ पे, और ये क्या है, वस्तु है। कि जब वस्तु प्रेक्षक के नेत्र से या इस आई लेंस से, ये आई लेंस है यहाँ पे, इससे वस्तु क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे है, तब ये स्थिति है। तो तब इस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण वो क्या है, एल्फा है। ये कोण है एल्फा। ठीक है, तो एल्फा कौन सा कोण है कि जब वस्तु प्रेक्षक से या इस अभिनेत्र लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण एल्फा। और जो ये अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा इस प्रेक्षक के नेत्र या इस आई लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण, ये दोनों पास पास है तो हम प्रेक्षक के नेत्र नहीं कहेंगे, अभिनेत्र लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण कहेंगे। तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा इस अभिनेत्र लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण है वो है बीटा। देखिए कैसे अंतिम प्रतिबिंब के शीर्ष से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, इसके पुच्छ से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, तो यहाँ पर जो कोण बना ये कोण है बीटा। अब जो है हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कर रहे हैं कि हम आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे इसके। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका सूत्र है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बट्टे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण एल्फा। ठीक है, अंश में क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब जैसे ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा इस आई लेंस पर बना दर्शन कोण, यानी यहाँ पर ये बीटा आ गया, बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु कहाँ पर रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, यानी ये वाली स्थिति, ये बी वाली स्थिति, ये वस्तु आई लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे रखी है, तब इस वस्तु द्वारा आई लेंस पर बना दर्शन कोण एल्फा। तो एम बराबर आवर्धन क्षमता एम बराबर आ गया बीटा बट्टे एल्फा। क्योंकि बीटा और एल्फा बहुत छोटे कोण होते हैं, तो हम एम बराबर यहाँ पर बीटा को 10 बीटा और एल्फा को 10 एल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया कि एम बराबर 10 बीटा बटे 10 एल्फा। ये देखिए यहाँ पे एम बराबर 10 बीटा बटे 10 एल्फा। अब जो है 10 बीटा का मान हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 10 बीटा का मान हम इस चित्र से निकाल देंगे। ये इस त्रिभुज में के लिए भी ये कोण बीटा है, और यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके लिए भी क्या है, कोण बीटा है। तो हम ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे बीटा निकालने के लिए। तो 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, आधार हो जाएगा ई ए डैश। तो 10 बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, वही हमने यहाँ पर रखा है। 10 बीटा की जगह पे 10 बीटा की जगह पे क्या रखा, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, इस वाले त्रिभुज से। और 10 अल्फा, तो 10 अल्फा के लिए हम ये नीचे वाले दूसरे चित्र का उपयोग करेंगे। 10 अल्फा जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, तो 10 अल्फा बराबर फिर वही ए बी बटे ई ए, जबकि ई ए का मान क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर है। ई माने आई लेंस या प्रेक्षक का नेत्र, इससे जो है वस्तु हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे मानी हुई है,
जब कोण अल्फा बन रहा है। तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर क्या आएगा, ए बी बट्टे ई ए। तो यहाँ पर हमने वही रखा, tan अल्फा की जगह क्या रखा, ए बी बट्टे ई ए का मान रख दिया माइनस डी, और tan बीटा का मान ए डैश बी डैश बट्टे ई ए। तो m बराबर आ गया, ये पहली गुणा गया चौथी अंश में, दूसरी गुणा गया तीसरी अंश में, तो ए डैश m बराबर आ गया माइनस, ये इस माइनस डी का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, माइनस ए डैश बी डैश बटे ए बी गुणा गया ई, ये डी ऊपर चल जाएगा डी बटे ई ए डैश। तो फिर यहाँ पर m बराबर आ गया माइनस ए डैश बी डैश बटे ए बी गुणा गया डी बटे, अब ई ए डैश की वैल्यू माइनस यू रखी है, वो यहाँ से ई ए डैश यानी ई से ए डैश की दूरी, तो ये देखिए ई से ए डैश की दूरी, ई माने नेत्र का लेंस, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। तो इससे ए डैश की दूरी, तो इससे ए डैश ये जो है इसके लिए क्या वस्तु, ई से ए डैश की दूरी माने इस वस्तु ए डैश बी डैश की नेत्रिका से दूरी, ये दूरी है माइनस यू ई। तो हमने यहाँ पर ही रख दिया ई ए डैश के पे माइनस यू ई रख दिया, बाईं तरफ था इसलिए माइनस आया, तो माइनस ई माइनस ए माइनस से माइनस को डिवाइड करके प्लस आ गया। तो एम बराबर आ गया ए डैश बी डैश बटे ए बी इंटू डी बटे यू ई। अब देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज थेल्स की प्रमेय लगेगी कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज का लंब ए बी बटे इस वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, तो यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटे ओ ए डैश। इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार बराबर इस त्रिभुज का कर्ण बटे इस त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका भी ये देखिए एक कोण ये 90 अंश है, ये कोण क्या है 90 अंश है, एक एक कोण बराबर हो गए। फिर ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा, मतलब इस वस्तु के द्वारा इस पे नेत्र का या इस अभिदृशक पर बनाया गया कोण हमने अल्फा माना है, क्योंकि दोनों पास पास होते हैं। अगर ये इस पे अल्फा बना रहा है तो इस पे भी क्या बनेगा, लगभग अल्फा ही कोण बनाएगा। तो इस त्रिभुज का ये कोण भी अल्फा, ये कोण भी अल्फा, इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश, इस त्रिभुज का ये कोण भी 90 अंश। तो यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो इनके तीसरे कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज जब ये होगी तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटे ओ ए डैश। तो वही हमने यहाँ पर प्रयोग किया है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ ए डैश बटे ओ ए। अब ए डैश बी डैश बटे ए बी को हमने ऐसे लिखा और ओ ए डैश को लिखा वी ओ और ओ ए को लिखा यू ओ। क्यों, ओ ए डैश, ओ से ए की ए डैश की दूरी, तो देखिए इसमें ओ से ए डैश की दूरी ओ ए डैश, तो ये क्या है इस अभिदृशक के लिए प्रतिबिंब है, तो यानी अभिदृशक से इसके प्रतिबिंब की दूरी ये दूरी है वी ओ। तो ओ ए डैश की जगह पे हमने क्या रख दिया, वी ओ रख दिया, तो ओ ए डैश की जगह पे वी ओ रख दिया। ओ ए की जगह पे यू ओ से ए की दूरी यू माइनस यू ओ, ये वाला ओ से ए की दूरी यानी अभिदृशक से वस्तु की दूरी, तो ये माइनस यू ओ है क्योंकि बाईं तरफ है, तो ओ ए की जगह पे हमने माइनस यू ओ रख दिया। तो यहाँ पर ये रखा है ओ ए डैश की जगह पे यू वी ओ और ओ ए की जगह पे माइनस यू ओ। तो ये आ गया ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर वी ओ बटे माइनस यू ओ। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में ए डैश बी डैश बटे ए बी की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो तब आवर्धन क्षमता m बराबर आ जाएगा माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। ये हो गया इसकी संयुक्त सुखर्षी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब इसमें दो विशेष स्थिति, एक के स्पष्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, तो यदि अंतिम प्रतिबिंब का मतलब है ये वाला पर, यदि ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, यानी ये दूरी तब क्या हो जाएगी, ये दूरी तब हम d ले लेंगे, ठीक है। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो उस समय इसकी
इस अभिनेत्र लेंस से दूरी क्या हो जाएगी, वी ई, ये डी के बराबर हो जाएगी। हमने वी ई बराबर डी रखना है, तो हमने वही रखा। और ये दूरी वी ई बराबर क्या होगी, ये लेंस के बाएं तरफ है तो माइनस रखी जाएगी दूरी माइनस डी। तो हमने यही किया कि स्पष्ट में यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो तब वी ई बराबर माइनस डी रखेंगे। और तब अभिनेत्र लेंस के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। जो लेंस का सूत्र है सिर्फ वी की जगह वी ई करना, यू के पे यू ई और एफ ई पे एफ ई। वी ई मतलब अभिनेत्र लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी, यू ई मतलब अभिनेत्र लेंस से उसकी उसके लिए जो वस्तु है उसकी दूरी, एफ ई मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो वी ई के पे ये माइनस डी रख दिया यहाँ पे, यू ई के पे माइनस यू ई रख दिया और एफ ई पे एफ ई। यू ई पे माइनस यू ई क्यों रखा, क्योंकि जो ये अभिनेत्र लेंस है इसके लिए वस्तु है ए डैश बी डैश, ये इसके लिए वस्तु है। तो इस वस्तु की अभिनेत्र लेंस से दूरी क्या है, माइनस यू ई। तो हमने यहाँ पर यू ई के पे क्या रखना है, चिन्ह सहित रखना है, यू ई के पे माइनस यू ई, वी ई के पे माइनस डी और एफ ई के पे एफ ई रखना है, क्योंकि उत्तल लेंस है फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी। तो इसको हल करने पे यहाँ पर आ जाएगा 1/UE बराबर, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/UE बराबर आ जाएगा 1/D प्लस 1/FE। और 1/UE का जो मान आ रहा है वो यहाँ पर रख देना है, ये 1/UE के स्थान पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 1/UE बराबर आया 1/D प्लस 1/FE। तब दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई किया तो D/UE बराबर, यहाँ भी D से मल्टीप्लाई तो ये 1 हो गया, D से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 1 प्लस D/FE। अब ये D/UE है इसका मान 1 प्लस D/FE आ रहा है। इस D/UE के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 ये था आपका कि m बराबर VO/UO माइनस UO इंटू D/UE। तो D/UE का मान हम यहाँ पर जो D/UE का मान है वो हम यहाँ से रख देंगे। ये D/UE का ये मान 1 प्लस D/FE का मान इस समीकरण नंबर 3 में D/UE की जगह रख देंगे। तो ये आ जाएगा m बराबर VO/ माइनस UO इंटू जो भी वो इसका मान है। तो ये मान रखने पे आ गया m बराबर माइनस VO/UO इंटू D/UE का मान ये वाला रख दिया 1 प्लस D/FE। ये आ गया हमारा सूत्र कब, जबकि वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब सेकंड केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर अगर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय उसके लिए जो वस्तु रही होगी वो कहाँ पर होगी, फोकस पे, ठीक है। तो उस स्थिति में जरा यहाँ पर चित्र देखिए कि जब ये प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो कल्पना कीजिए अगर ये प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो उस समय इसके लिए वस्तु कौन थी, ये, तो ये वस्तु कहाँ पर होगी, इस लेंस के इस फोकस पे। तब ये वस्तु ए डैश बी डैश यहाँ पर फोकस पे रही होगी, ठीक है। तो जब ये ए डैश बी डैश यहाँ अब नेत्रिका के फोकस एफ ई डैश पे रहेगा, तभी नेत्रिका जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, अनंत पे बनाएगी। तो सेकंड केस क्या है कि यदि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो उस समय ये मानेंगे हम एफ ई पे। उस समय इस वस्तु की नेत्रिका से दूरी यानी ये यू ई क्या माना जाएगा, ये माना जाएगी फोकस दूरी, क्योंकि ये एफ ई मतलब इस लेंस का प्रथम फोकस, तो प्रथम फोकस की इस आई लेंस से दूरी हो जाएगी इस आई लेंस की फोकस दूरी। तो यू ई का मान आ जाएगा उस समय क्या, एफ ई, ठीक है। तो सेकंड केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसमें यू ई बराबर क्या रखा जाएगा, एफ ई रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु तब प्रथम फोकस पे होगी। तो हम यही कर रहे हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ऐसी स्थिति में यू ई बराबर एफ ई रखेंगे। और तब जो आवर्धन क्षमता का सूत्र था m बराबर माइनस VO/UO इंटू D/UE था, तो UE के पे क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था ये आवर्धन क्षमता का सूत्र था m बराबर माइनस VO/UO इंटू D/UE। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो तब UE बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर FE रखेंगे। और तब फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर VO/UO इंटू D/FE, जहाँ की FE क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक विशेष स्थिति कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है उस समय जो ये वस्तु ए बी है, ये देखिए यहाँ पे, जब ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसमें जो ए बी है ये इस अवधिशक के बहुत नज़दीक रहती है, करीब करीब फोकस के करीब, यहाँ पर फोकस के नज़दीक रहती है। जब ये वस्तु ए बी
कब? जब ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है उस समय ये जो वस्तु ए बी है ये अपदृश्यक के काफ़ी नज़दीक रहती है। उस समय हम ओ ए की जगह पे ओ एफ ओ डैश भी ले सकते हैं। तो ओ ए बराबर क्या रख देंगे ऐसी स्थिति में, सेकंड केस में ओ एफ ओ। तो ओ एफ ओ मतलब फोकस दूरी अपदृश्यक की। तो ओ ए क्या था? यू ओ एफ ओ क्या हो जाएगा? फोकस दूरी एफ ओ। तो यानी ओ ए बराबर हम क्या रख देंगे? ओ एफ ओ डैश। तो वही हम रख रहे हैं कि इस स्थिति में ओ ए को हम लिख देंगे ओ एफ ओ डैश। ओ ए का मतलब यू ओ एफ ओ का डैश का मतलब एफ ओ, यानी यू ओ बराबर हो जाएगा एफ ओ। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता है तब उसमें हम यू ओ को एफ ओ लिख सकते हैं। एफ ओ मतलब अपदृश्यक की फोकस दूरी, यू ओ मतलब अपदृश्यक के लिए वस्तु की दूरी। इसी स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ये प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, उस समय जो है ये जो यहाँ पर ये ओ ए डैश है, ओ ये वाली दूरी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब जो है इधर की ओर खिसक जाता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है उस समय जो है ये ए डैश बी डैश, ये जो इस अपदृश्यक के लिए प्रतिबिंब है ये अभिनेत्र लेंस की ओर खिसक जाता है। ये जो इधर खिसक जाता है, काफ़ी इसके नज़दीक आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो ए डैश बी डैश की इस अपदृश्यक से दूरी है ये दूरी हो जाती है ओ ए डैश के पे ओ ई। ठीक है, ये वाली ओ ई। और तब हम जो है यहाँ पे ओ ए डैश को ओ ई लिख सकते हैं। तो ओ ए डैश का मतलब वी ओ और ओ ई का मतलब ट्यूब की लंबाई या सुखर्षी के दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनेगा उस समय ये ए डैश बी डैश इस ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा। तब उसमें ओ ए डैश को हम ओ ई भी कह सकते हैं। ओ ई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो माना दोनों लेंसों के बीच की दूरी है एल, या हम ये कह सकते हैं वी ओ प्लस यू ई भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने तो तब जो है ओ ए डैश को ओ ई लिखा जाएगा, अर्थात ओ ए डैश मतलब वी ओ को क्या लिखा जाएगा? ओ ई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी एल। तो हमने वही लिखा यहाँ पे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनने पर वी ओ किसके बराबर लिखा जाएगा? एल के बराबर। एल मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, या इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब की लंबाई एल। तो ऐसी स्थिति में वी ओ की जगह पे एल रख देंगे और यू ओ की जगह पे एफ ओ रख देंगे। तो तब हमारा ये सूत्र आवर्धन क्षमता का नया बन जाएगा। एम बराबर माइनस वी ओ की जगह पे क्या आ गया? वी ओ की जगह पे आ गया एल, यू ओ की जगह पे क्या आ गया? वी ओ। ये वी ओ की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे? एल, और यू ओ की जगह पे क्या आ गया? एफ ओ। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर हो जाएगा माइनस एल बटे एफ ओ इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वाला फॉर्मूला कह दो, इसको भी हम कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, वी ओ के पे क्या आ गया? एल, और यू के पे यहाँ पर आ गया हमारा एफ ओ। ठीक है, जब ये कब आएगी ये स्थिति? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दोनों स्थितियों में ये प्रतिबिंब आएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों लेंसों की फोकस दूरी बहुत कम है, इसलिए अगर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को उल्टा रखकर भी देखें तो तब भी वस्तु के आकार में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों लेंसों की फोकस दूरी में काफ़ी कम अंतर होता है। जब भी हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु को देखते हैं तो हमें जो है आँख पर चश्मे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो है गोलीय विपतन का दोष आ जाता है या और वस्तु साफ साफ नज़र नहीं आती है। यहाँ पर आवर्धन क्षमता का जो सूत्र आया है वो ऋणात्मक आया है। तो ऋणात्मक आना ये शो करता है कि वस्तु की तुलना में उसका प्रतिबिंब उल्टा है। और जो ये है m का मान, इसमें जो है एफ ई यानी नेत्रिका की फोकस दूरी ये है हर में। तो यानी फोकस दूरी कम होने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ नीचे देखिए m बराबर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, दोनों में एफ ओ और ये एफ ओ, यहाँ पर एफ ओ और एफ ई दोनों हर में आए हैं। इसका अर्थ है कि अपदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी अगर कम हो, ये दोनों फोकस दूरियाँ कम हो, तो आवर्धन क्षमता का मान अधिक होगा। अर्थात
सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा देखने के लिए अपदृष्टक लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों की फोकस दूरियां FO और FE के मान कम से कम होने चाहिए। और जो यहाँ पर ये दोनों लेंस लिए हैं, इन दोनों लेंसों के द्वारक छोटे होने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर गोलीय विपतन का जो दोष है वो दोष न आ पाए या कम से कम आए। और इसमें जो वस्तु AB है, यहाँ पे ये AB वस्तु, ये अपदृष्टक लेंस के फोकस तल से थोड़ा बाहर होनी चाहिए। ऐसा होने पे इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर दोनों लेंसों के बीच में आ जाएगा। ठीक है। और अच्छे सूक्ष्मदर्शी के लिए इन दोनों लेंसों का संयोजन अगर हो जाए तो तब जो है वर्ण विपतन का दोष कम से कम होता है। यदि हम यहाँ पर लेंसों के बहुत सारे संयोजन रख दें, यानी अगर हमारे पास कई लेंसों का युग्म दे रखा हो, तो इसमें कौन से लेंसों का युग्म सबसे अच्छा रहेगा? जिन लेंसों के बीच की दूरी जिन लेंसों के फोकस दूरी में अंतर कम से कम होगा, उन्हीं लेंसों के युग्म का हम सूक्ष्मदर्शी में बनाने में प्रयोग करेंगे, क्योंकि अच्छे सूक्ष्मदर्शी के लिए लिए गए दोनों लेंसों की फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर भी कम होना चाहिए। इसके बाद बहुत अधिक दूरी पर स्थित बड़ी वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए हम जो हैं दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। अब दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता भी है कई बार कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए और इसकी कार्यविधि बतलाइए और इसके लिए आवर्धन क्षमता की सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसकी तैयारी कीजिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है आवर्धन क्षमता पर। अंत में कि जो ये चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स विद डॉक्टर सुबोध गैरोला। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो डालें वो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएं। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत में के नीचे दाईं साइड सब्सक्राइब है, इस सब्सक्राइब को दबाएं, प्रेस कर दें इसको, ताकि नए वीडियो का आपको पहले ही पता, जैसे हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में पता हो जाए। धन्यवाद।